भी ले लूंगी, अब जाओ ना, वो डॉग लेने का। अब फिर तुम गंदा बनाने में मतलब जाओ आ जाओ। ये भी मेरे लिए पप्पी और उसकी मम्मा दोनों आ गई। इनको यही पप्पी चाहिए जिंदगी को, सचमुच का पप्पी। ट्राई करना है आपका डॉगी। Is this clear, the argument?
can you scroll up? Hello. Sir, can you scroll a little up? Sir, please will you scroll a little bit up? So the point is, there can be a hidden question in it. Who discovered nucleus? ठीक है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? रदरफोर्ड ने. ठीक है, Ernest Rutherford, father of nuclear energy. Noted down. अभी और कुछ चीजें हैं इसमें मुझे और बताना है. So basically, he was the first person to discover nucleus. He was he is going to be the first person to do something else also. He was the first person to discover or suggest that atom consists of a nucleus and extra nuclear region. ठीक है? So he was the first person to divide atom into two parts. One is nuclear region, another is extra nuclear region, depending upon the observations of his experiment. Okay. Not only this, he is also going to do something more. With the help of this experiment itself, he is going to deduce the radius of the nucleus. Okay. Apart from that, he is also going to find the distance of closest approach by alpha particle. कोई भी alpha particle अगर हम project कर रहे हैं किसी न्यूक्लियस की तरफ, तो वो न्यूक्लियस के कितने पास तक जा करके रिबाउंड कर रहा है, इसका कैलकुलेशन प्लस ये डेविएशन एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर अगर मैं मेटल से चीज चेंज करता हूँ, गोल्ड के बदले मान लो कुछ और करता हूँ, तो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा. अगर थिकनेस बढ़ाता हूँ गोल्ड फॉयल का तो डेविएशन एंगल कैसे चेंज होएगा. ये सारे पैरामीटर्स को भी उन्होंने डिस्कस किया है एंड ही हैज फाउंड इट आउट. ठीक है. नॉट ओनली दैट, न्यूक्लियस से सेंट्रल लाइन के अलोंग के बदले अगर हम हाइट चेंज करते हैं यानी डिस्टेंस चेंज करते हैं, मतलब ये मान लो सेंट्रल लाइन है, द लाइन व्हिच इज एट द टॉप इज अ सेंट्रल लाइन क्रॉसिंग अक्रॉस द न्यूक्लियस. तो उससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर अगर अपने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं एटम की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ, तो उसमें डिविएशन कितना होगा, यानी सेंट्रल लाइन से कितना डिस्टेंस रहेगा मेरे अल्फा पार्टिकल का के अप्रोच लाइन का, उसके हिसाब से भी डिविएशन की वेरिएशन होती है और वो भी उन्होंने कैलकुलेट कर रखा था. सो देयर ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस or he has done multiple fact findings related to this experiment, which was there to support the argument which he was making.
just in order to support this argument, he has done such extensive quantitative analysis and quantitative relationship measuring that it had solved many of our problems. I mean, the method which he is going to use to find the radius of nucleus or the distance of closest approach, that is the method which we are using even till date whenever we have to interact with the nucleus. ठीक है? न्यूक्लियस के साथ जो भी हमारी इंटरेक्शन होती है उसमें the principles which we have used in that time is still in practice, and that is what we use in today's era as well whenever we have to interact with the nucleus. Are we getting this point? Yes, sir. So such sound was his understanding and the command over his own experiment. ठीक है? चलो नोट कर लिया हम लोगों ने. नोट कर लिया हो तो फिर आगे मैं थोड़ा सा और लिख सर नहीं, थर्ड पॉइंट नोट करना है. So second point का observation. अरे अभी यही नोट कर रहे हो. अच्छा, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस डिस्कवर किया उन्होंने, तो फिर मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ. ये जस्ट अपने दिमाग में रख लेना पॉइंट. ठीक है? नाउ हेलो. देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है. ये जब यहाँ से मेरा निकला अल्फा पार्टिकल, तो किस एक्सेलरेटर मतलब किस स्ट्रेंथ के साथ मैंने उसको एक्सेलरेट किया, जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइडेड होगा ना, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर अवेयर ऑफ. ठीक है? और चूंकि यहाँ पर एटम है हमारा जिसके साथ उसको इंटरेक्ट करना है, गोल्ड वायर, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी फार अवे फ्रॉम इट. फार अवे मतलब न्यूक्लियस
का साइज जो है या एटम का साइज जो है इतना माइक्रोमीटर या माइक्रॉन्स के रेंज में है. एंड इफ वी हैव केप्ट समथिंग सम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ से 4 और 5 मीटर्स अल्फा पार्टिकल, तो ऑब्वियसली इस एटम का इन्फ्लुएंस इस अल्फा पार्टिकल पर नेग्लिजिबल होगा. वी कैन सेफली अज्यूम दैट any alpha particle at a distance 5 meter from gold nucleus, or for that matter any nucleus, will have zero interaction, or the potential energy due to this particular charge at this place, alpha particle located at this place will be invariably zero. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो. Sir, can you repeat this? Yes, I can. एक सेकेंड रुक जाओ मुझे. For distance of closest approach by alpha particle Rutherford has used conservation of energy principle as no external force is being applied the total mechanical energy must remain conserved. That is electropotential energy plus kinetic energy at one position should be equal to electropotential energy at 2 plus kinetic energy Is this okay? Sir, please zoom out now. Yes. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? This is mechanical energy at first position. This is mechanical energy at second position. अब first position, second position कौन-कौन से होंगे? That is what we are going to look at. Note हो गया? नहीं सर, पढ़ रहा हूँ. ठीक है, चलेगा. See, एक्सेलरेटर पॉइंट से जब निकल रहा है मेरा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर है मेरा न्यूक्लियस दूसरा वाला जिससे वो इंटरेक्ट करने वाला है. इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस जब तक ज्यादा रहेगा, बहुत दूर रहेगा, ये एक्सेलरेटर जो है वो ऑब्वियसली 4 से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा रहेगा जहां पर हम गोल्ड सेल रखे रहेंगे. नाउ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या रहेगी? बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस ऑन दिस अल्फा पार्टिकल दैट विल बी ऑलमोस्ट लड्डू. अभी हमने देखा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो जब कम डिस्टेंस होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उसके कंपैरिजन में ये वाली एनर्जी, दूर वाली जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी. इसलिए हम इसको जीरो मान लेते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी 1 विल बी 0, और जो भी रहेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इसको, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं हम इसको, उससे ही ये काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगा। क्योंकि जब ये यहाँ से निकल रहा है लेड बॉक्स से, यहाँ से रेडॉन से, तब इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 रहती है। ठीक है, इट हार्डली हैज एनी एनर्जी और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, so that it can directly go and attack the gold foil, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस which is lying ahead of it। तो ये निकला यहाँ से, इसको एक्सेलरेटर से हमने एक्सेलरेट किया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है 2e into the potential difference through which it is being accelerated, यही इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इस v को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेटर बोल सकते हैं, एक्सेलरेटर। इज इट ओके? Sir, हाँ बोलिए। so can you explain this topic again? विच टॉपिक, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? Sir, मैंने वो अभी तक सिर्फ 2 चीजें बोली हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी 1-0 हो जाएगा और सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनटू, सर वो एक बार एक्सप्लेन करना था। टोटल कुल मिलाकर के 3 चीजें अभी तक बताई हैं। पहला ये बताया कि देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ये इसमें बोला गया है कि क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व। इसका मतलब होगा मैकेनिकल एनर्जी 1, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है पता है हम लोगों को, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वेरी गुड। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब ये बहुत दूर है इस न्यूक्लियस से, जब मेरा अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये अल्फा पार्टिकल इसके बहुत पास आ जाएगा तब के पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 0 रहेगा। यही तो अभी देखा हम लोगों ने ना पिछले वाले प्रॉब्लम में, राइट? पिछला वाला प्रॉब्लम मैंने क्यों कराया आप लोगों से, मस्ती के लिए तो कराया नहीं, राइट? What was the purpose? When the particles were 5 meter apart, the potential energy between them was very much less compared to the potential energy when they were quite close. एटॉमिक रेडियस के डिस्टेंस पर जब वो आ जाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट का हो जाता है कंपेयर टू व्हेन दे आर फार अपार्ट, लाइक 5 मीटर के दूरी पर, 10 मीटर के दूरी पर जितना उनके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो compared to the potential energy which they are going to have when they are 10 to the power minus 10 meter close. Is it okay? Yes Sir, बोलिए। सर अगर जो मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्लेस किया था वो जो एक सेकंड, नहीं आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुको जो है। एक्चुअली तुम्हारे वाले में ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है मुझे? हेलो, फिर से एक बार बोलो तो। हेलो सर, मैं बोल रहा। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हाँ, रदरफोर्ड ने जो कितने डिस्टेंस पर किया होगा? इट वाज 4 to 5 मीटर अपार्ट। 4 to 5 मीटर ही अपार्ट रख के करेंगे ना यार। लैबोरेटरी में बेसिकली डेस्क के एक एंड पर रखते हैं और बड़ा वाला टेबल के दूसरे एंड पर एक्सेलरेटर को रखेंगे।
4 to 5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा अंडर एनी नॉर्मल सर्कमस्टांस। इनफैक्ट कम डिस्टेंस 1 मीटर के डिस्टेंस पर करेंगे जनरली, ठीक है। 1 मीटर के भी डिस्टेंस से करेंगे तब भी बहुत ज्यादा फैक्टर में डिफरेंस नहीं आएगा ना। अगर 5 के बदले 1 मीटर कर दिया तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस समवॉट मोर, सॉरी इट विल इंक्रीज बाय समवॉट अमाउंट। अभी 2.88 है तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इट विल बिकम, अगर 5 मीटर के बदले 1 मीटर कर देंगे तो द एनर्जी विल बिकम हाउ मच, 1.44 into 10 to the power minus 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली एनर्जी हो जाएगी, ये वाली एनर्जी हो जाएगी कितना, 9.22 into 10 to the power minus 27 ही रहेगा। There is hardly going to be some difference. सर सर मतलब मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Obviously दिख तो यही रहा है ना, फॉर्मूला में भी तो यही दिख रहा है कि it is inversely proportional to the distance. And when the distance is very small, the value is going to be very high. Whereas distance अगर normal level का रहेगा तो the value is going to be very low, at least for electronic charges. Is it okay? हाँ सावन कुछ पूछ रहे थे तुम, आवाज नहीं आ रही है। अथर सर सामंत, नहीं सर, सर नहीं सर। ओके। देश पांडे, सर वही बोल रहा था कि वो इनवर्सली नहीं अब तुम प्रोपोर्शनल है। नहीं कुछ पूछ रहे थे तो फिर अभी अब क्यों बोल रहे हो? अच्छा बोल लो, बोलो बोलो। So at R minimum, when this is actually approaching R minimum, what is happening? It's kinetic energy. The movement is going to be completely restricted. It will come to a halt over here, and then it will again start rebounding. Okay? That distance is known as distance of closest approach, and at such instance, the kinetic energy of the alpha particle will become zero. For this, we have this equation Ke1 plus Pe1, Pe1 which is equal to 0, Pe1 which is equal to 0, because Pe2, in comparison to Pe2, the value of Pe1 is very small. Pe1 is very small compared to EP2. Therefore, EP1 is taken as 0. Is equal to EPA2 plus kinetic energy 2, which has been taken as 0, and then we are equating. Now इसमें अब एक सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज ये हो सकता है, instead of placing this particle at a far point, ठीक है, इसको substantially closer रख सकते हैं हम, ठीक है। मतलब हम इसको इनफाइनाइट, मतलब बहुत फार डिस्टेंस से प्रोजेक्ट ना करके वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस से ही प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे 10 to the power minus 10 यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच अगर है, या क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है हमको पता नहीं है, बट जैसे इंस्टेड ऑफ 5 मीटर के अगर मान लो मैं 10 to the power minus 8 मीटर से इसको प्रोजेक्ट करता हूँ और कुछ काइनेटिक एनर्जी देता हूँ उसको, तो ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो वी कैन नॉट टेक Pe1 as 0. आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो उस केस में ये जो हम कर रहे हैं P1 is equal to 0, ये नहीं करेंगे। We will return back to this basic equation. इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी 1 पोजीशन 1 पर निकालेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 निकालेंगे, फिर उसको पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 से हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस केस में भी, काइनेटिक एनर्जी 2 जो रहेगा उस केस में भी 0 ही रहेगा। इज इट ओके? Am I making sense?
सर ये वापस एक बार रिपीट करो। यस श्योर, व्हाई नॉट। मैं बस ये बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इन केस मान लो अगर ऐसा हो कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट फार प्लेस, अगर हम इस अल्फा पार्टिकल को काफी क्लोज से ही प्रोजेक्ट कर दें, जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट कर दें, अब ये डिस्टेंस से इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, जैसे अगर ये डिस्टेंस मान लो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस मान लो 10⁻⁻12 है और ये डिस्टेंस मान लो 10⁻⁻8 के रेंज का है, तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा का नहीं होगा। दैट मींस इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी एज लार्ज एज इन द प्रीवियस केस वॉच। ठीक है, जैसे 10⁻⁻10 और 5 वाले में जितना एनर्जी का डिफरेंस हो रहा था, प्रोपोर्शनल डिफरेंस, उस कंपैरिजन में अगर 10⁻⁻12 is the distance of closest approach and we are projecting it from a distance of 10⁻⁻8 meter, then the energy conservation or potential energy at first position cannot be taken as zero compared to the final potential energy. Am I making sense? बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। और इस सिनेरियो में अगर हमको करना होगा, यानी दूसरे सिनेरियो में जब पोटेंशियल एनर्जी 1 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको जनरल इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन पर ही रिलाई करना होगा। We'll take this as some substantive value plus this, the substantive value will be equal to this. ठीक है? This will, in that case also, the kinetic energy 2 will definitely become zero at distance of closest approach. Closest approach का फंडा ही ये होता है कि the kinetic energy 2 must become equal to zero. ठीक है? Am I making sense? अब इससे ये चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड जनरली हमारा इक्वेशन ये रहेगा, जनरल इक्वेशन हमारा ये रहेगा। हाउएवर स्पेसिफिक केस में जब पोटेंशियल एनर्जी 1 को हम जीरो नहीं कर पा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1 को जब हम जीरो नहीं ये कर पा रहे हैं, उस सिनेरियो में क्या होगा, देयर विल बी जब पोटेंशियल एनर्जी 1 को जीरो नहीं कर पाएंगे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी 1 की भी वैल्यू रहेगी एंड काइनेटिक एनर्जी 1 की भी वैल्यू कुछ रहेगी एंड देन we will have to do the calculation. So we are going to try both these things just now. ठीक है? क्वेश्चन नोट करिए। सर सर हेलो सर। हेलो, क्या हुआ? सर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। वो हाँ ये सर फॉर्मूला नोट करना सर। ठीक है, तो नोट करो। सर इसके नीचे हाँ
सर हो गया नोट कर दिया। Find the distance of closest approach. इसको ना एयू के बदले ना एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है एयू ही रहने दो। इसको 79 होता है ये, बट आप इसको 80 लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हो। जेड इज इक्वल टू 79 होता है। हेलो
यस फर्स्ट वाले का आंसर अभी पता नहीं है मुझे, सर नहीं बोलो। कैलकुलेट करना है मुझे, ठहर जाओ, हाँ सर। पहले इसको नोट कर लो, सेकंड वाला क्वेश्चन। और नोट हो जाए तो फिर मुझे बताओ। हो गया सर नोट। वेरी गुड, ठीक है। So the general equation for R minimum is going to be given like this. This is R1. R1 is the position from which the alpha particle is being projected. V is the accelerator potential and R minimum is the closest distance of approach. ठीक है। सेकेंड चीज जो इससे हम लोग को पता चलता है या इन लोगों ने बताया था हमें, वो बताया था he was able to calculate able to calculate Sir, radius. this 1 is what? क्या हुआ? Sir, ये Radius जो 1 and 2 है वो क्या कर पाया वो है ना ये पहला एक्सपेरिमेंट के बाद। इसने ना पहले इक्वेशन ने आई एम ट्राइंग टू से कि इस इक्वेशन को यूज करके with different v accelerator they were able to calculate radius of nucleus using different v accelerator values। ठीक है, v accelerator को 1000 से 10,000 किया, 10,000 से 1 लाख किया। इससे हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता चल जाएगा। और एक टाइम आता है, ठीक है, अभी इसी में बता रहा हूं, जब मतलब एक्चुअली इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। इट हैपेंस टू बी लाइक दिस। न्यूक्लियस के जितना पास आएंगे हम लोग, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट किया हमने पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ, एंड द moment we are coming closer to it, the potential will keep on rising till a point, ठीक है। इतना क्लोज आने के बाद क्या होता है, इस डिस्टेंस पर आने के बाद अचानक से इट हैज बीन, या फिर और थोड़ा पास आ जाते हैं, इस डिस्टेंस पर आने के बाद इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट it sharply falls down, get annihilated in the nucleus। मतलब ये कि अगर इस लेवल तक हमारा आ गया अल्फा पार्टिकल, तो फिर वो बाहर नहीं जाता है, फिर वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इस तरह का नेचर रहता है राइट साइड में जो, so, चेंज है। और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा, शार्प नहीं रहता है, ठीक है। Sir, how he calculated the radius of nucleus by using this? अरे बता रहा हूँ, जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे, तो मान लो 100 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा करके भेज रहे हैं, तो वो पार्टिकल यहाँ तक आता है और उसके बाद रिटर्न हो जाता है। 1000 से करेंगे एक्सेलरेट तो यहाँ तक आया और फिर रिटर्न हो गया। 10,000 से किया तो यहाँ तक आया और रिटर्न हो गया। 40,000 से किया तो यहाँ तक आया और रिटर्न हो गया। तो जब तक रिटर्न होते जा रहा है तब तक हमको पता चल रहा है कि अच्छा अभी न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचा है। अब जब 50,000 हमने किया तो 50,000 पर
ये एक्चुअली यहाँ तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं होता है, ये एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर एनिहिलेट हो जाता है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एनिहिलेट हो जाता है। होता ये है कि बड़े वाले न्यूक्लियस के एकदम बाउंड्री तक अगर कोई चीज पहुंच गई ना, एकदम बाउंड्री तक, तो बाउंड्री के जस्ट पहले तक रिपल्सिव फोर्स काम करते रहता है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जो इस ऊपर वाले इक्वेशन से दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप बाउंड्री को टच कर लेते हो, ठीक है, द मोमेंट दिस न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल टचेस द बाउंड्री, तो अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो अपना इंटरैक्टिव पावर, उनकी इंटरैक्टिव पावर जो होती है ये न्यूक्लियस की बाउंड्री तक ही लिमिटेड होती है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। दे आर कॉल्ड, दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड थिंग्स बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है। दे आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। अंदर में शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स रहता है, वो तभी एक्टिवेट होता है जब कोई पार्टिकल इसके सरफेस तक अप्रोच कर जाए। अगर सरफेस से थोड़ा सा भी दूर है तो ये फोर्सेस जो है ये एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे। अब जैसे ही वो सरफेस को टच करता है, ये हाइपर एक्टिव फोर्सेस एक्ट करके उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी ये होती है। इसका आगे का पार्ट जो है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब काइनेटिक्स के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ ये है कि अगर इस डिस्टेंस तक पहुंच गया अल्फा पार्टिकल, तो इट विल बिकम एनिहिलेटेड इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ। तो जिस पोटेंशियल पर वो एनिहिलेट हो रहा है, यानी जिस पोटेंशियल से एक्सीलरेट करने के बाद अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आ रहा है, द मिनिमम पोटेंशियल that is going to give me this value, isn't it? Distance of minimum approach, which will indicate the radius of the nucleus. R minimum, which will indicate the radius of the nucleus, क्योंकि वहां तक पे पीछे आ रहा था, उससे जस्ट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो वो फिर एनिहिलेट हो जा रहा है। बात समझ में आई? इसको यूज करके इसी तरीके से पता करते हैं, या पता किया था इन्होंने। अब मुद्दे की बात हमारे लिए वो सब नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यूक्लियस ऑफ और रेडियस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, व्हाट दे अराइव्ड एट इज मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। ये सब तो चीजें फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी और रीड, ठीक है। यहाँ पर what they saw is, or what he saw is, the radius of any nucleus, ठीक है, radius of any nucleus can simply be given by this equation. R is equal to R naught into a raised to the power 1 by 3. Is it okay? R is equal to R naught to the power into R is equal to R naught into a to the power 1 by 3. Is it okay? So this is radius of the Radius of the nucleus. nucleus. R is equal to radius of nucleus. ठीक है। R naught जो है ये fixed है. This is 1.33 into 10 to the power minus 15 meter. और A जो है that is atomic mass or mass number of the सर तो इसका और वो मिनिमम nucleus. का सर रिलेशन क्या है? क्या क्या? अरे R मिनिमम अलग अलग एटम्स, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए हमने कैलकुलेट। R मिनिमम रेडियस हमने अलग अलग न्यूक्लियस के लिए यानी अलग अलग एटम्स के लिए कैलकुलेट किया,
and we found that all of them can be simply put forward in terms of this particular relationship. ठीक है? पापा का ट्विलाइट डोर अपने से बंद हो गया। ओह Hello. Hello. Am I audible? Yes, सुनाई sir. दे रहा है आप लोगों को? हाँ sir. So radius of nucleus was calculated by Rutherford using the previous theory, and he found that the radius of different nuclei and their mass number are related like this. Mass number बढ़ेगा तो radius भी बढ़ेगा, and वो proportionally बढ़ रहा है इस तरीके से। अब इसका outcome क्या है? Outcome ये होता है कि अगर density आप किसी भी nucleus का निकालते हैं ना, तो density of nucleus क्या होगा? Mass of nucleus वॉल्यूम by volume of nucleus. ठीक है? Mass of nucleus क्या है? Mass number into A into mu, right? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का 1 mu के बराबर मास होता है, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब r जो है वो क्या है? r0 into a to the power 3। r क्यूब क्या हो जाएगा? इट विल बिकम r0 क्यूब into a कैंसिल। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? Is this okay? हेलो, क्या सर नोटिंग होता है? हाँ ये समझ में आ रहा है हम लोगों को या नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है कांस्टेंट हो गया, और सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं हुआ, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। वैसे भी आर नॉट की वैल्यू 1.33 into 10 to the power -15 का क्यूब करेंगे और 1 by वो नंबर होगा, तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लार्ज नंबर, एंड वो लार्ज नंबर जो होता है दैट हैपेंस टू बी समवेयर क्लोज टू सर मास नंबर इनटू एएमयू होगा ना? इनटू एएमयू भी होगा। एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम्स को इससे डिवाइड करेंगे, तो एएमयू का ग्राम्स में करेंगे तो 1.66 into 10 to the power -24 kg होता है, और यहाँ से 10 to the power -45 आएगा, उसको करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 10 to the power 45 10 to the power 20 kg per meter cube के आसपास कुछ तो रहेगा वैल्यू। ठीक है, this is what the density of nucleus is going to look like, और this indicates that nucleus indeed is a very high density and very intact solid mass, right? जो चीज हमारा कॉन्सेप्शन एटम के लिए था अभी कुछ दिनों पहले तक, यानी 1911 के जस्ट थोड़े पहले तक, ठीक है, वो सारी चीजें एक्चुअली प्रॉपर्टी किसकी बन के रह गई? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बन के रह गई। एटम को डाल्टन थ्योरी के 100 साल पहले 1911 के 100 साल पहले जाए तो एटम वाज द बेसिकली सॉलिड पार्टिकल जो कि इनकॉम्प्रेसिबल था, उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। अभी हमको इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता चल रहा है? इट इज द न्यूक्लियस व्हिच इज इनकॉम्प्रेसिबल, और सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल ही नहीं है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इट्स लाइक एनीथिंग, इट इज
एज एवियर एज अगर इस डेंसिटी को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो लाइक अच्छे खासे बड़े स्टार्स की डेंसिटी जो होती है उससे ज्यादा डेंसर ये हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ वगैरह की डेंसिटी से ज्यादा डेंसर हो जाएगा न्यूक्लियस हमारा। Am I making sense a bit? So this is something which they found out. और मतलब ये फाइंडिंग क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ ऑल सर द सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी चेंज है। सारे न्यूक्लियस all the nuclei is almost same and very high। ठीक है, और साथ में रेडियस हमको पता चल ही रहा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो ये दो आउटकम थे, आखिरी दो आउटकम जो थे दे वेर समथिंग लाइक दिस। ठीक है सर वो हमने a इंटू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी किया था 1.66 वाले वैल्यू से। अरे ये कुछ नहीं किया है, ए म्यू रहेगा यहाँ पर ना, ए म्यू मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या रहेगा, ए म्यू। तो ए हाँ म्यू सर। को केजी वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लायर लिया था, सो दैट केजी की वैल्यू क्या होगी उसको रफली अप्रोक्सीमेट कर पाऊँ। ठीक है, okay. The third outcome was he also predicted that suppose this is our nucleus, ठीक है, थोड़ा ये न्यूक्लियस है और इसके सेंट्रल लाइन पे सपोज मैं कोई अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी सेंट्रल लाइन पे नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल लाइन पे जब किया तब तो रिबाउंड हो गया और रिबाउंड होने से हमने कैलकुलेट किया कि उसका रेडियस क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का रेडियस क्या है। अब मान लो सेंट्रल लाइन ये है, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, और मैं इससे b डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल is going to look something like this। ठीक है, इट्स गोइंग टू एग्जैक्टली लुक लाइक दिस, इधर तक आएगा फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये बी सेंट्रल लाइन से किस डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इस के मास सॉरी इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके, इन दोनों का फंक्शन होता है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे this is my angle of deflection theta। So the relationship is something like this, tan theta by 2 is equal to z into capital Z into E square divided by m v square into v। ठीक है, b क्या है,
ये डिस्टेंस है, distance of separation between central line and line of projection. Central line, this is line of projection, line of projection. Is it okay? इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि B अगर इन्फिनिटी हो गया, अगर न्यूक्लियस से काफी दूर से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हो पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को, तो फिर अल्फा पार्टिकल क्या होगा? इट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड. B को अगर बहुत लार्ज कर लेते हैं कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, what will happen? The alpha particle will not get deviated at all. This divided by infinity, ये कुछ भी नंबर होगा डिवाइडेड बाय इंफिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा. Is it right? सर वो क्या अभी सर बोला डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस सर बहुत डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस के कंपैरिजन में अगर बहुत बड़े वैल्यू b को बहुत बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस क्या आया पिछले वाले में आया ना, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15. अगर मैं 10 टू द पावर माइनस 10 या 10 टू द पावर माइनस 9 के सेपरेशन से इससे दूर मैं भेजता हूं अल्फा पार्टिकल को, तो दिस डिस्टेंस इज मच लार्जर कंपेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से हम काफी दूर अगर पार्टिकल्स को भेजेंगे अल्फा पार्टिकल्स को, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, and they are indeed going undeflected. तभी large number of particles were not getting affected and they were passing through. Am I making sense? If I am going to bring my line of projection closer and closer to the alpha particle, sorry, to the nucleus, central line of the nucleus, मान लो b को मैं 0 कर देता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. और उस केस में हमको क्या चाहिए? ये रिबाउंड हो जाए. अगर मैं सेंट्रल लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरा डिविएशन एंगल क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए. कंप्लीट रिपल्सन यहाँ पर 0 अगर रखते हैं हम, तो ये वैल्यू क्या देगा? इंफिनिटी. एंड tan 180 by 2 is 90. tan 90 is infinity. Is it okay? So the angle of deviation is dependent on two things. पहला क्या है? The distance between line of projection and central line. The angle theta is going to be inversely proportional to line of projection. Distance between line of projection and central line. ठीक है? And this angle theta is also going to be directly proportional to the charge on the nucleus, which is being used to deflect that alpha particle. अगर इस पर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो ये थीटा एंगल ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा, और जितना कम चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, उतना कम थीटा एंगल एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग. Am I making sense? हेलो सर. Yes, sir. बोलिए Yes, sir. बोलिए. सर वो अरे बोलो तो सही. हेलो सर. और ये स्मॉल जेड जो है ये है एक्चुअली अल्फा पार्टिकल के का इंडिकेटर. ये इसकी स्मॉल जेड इज ऑलवेज इक्वल टू 2. तो स्मॉल जेड कर ले फॉर अल्फा पार्टिकल. दिस इज फॉर तो अल्फा थर्ड पॉइंट का पार्टिकल. कंक्लूजन क्या है? क्या क्या? थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन मतलब
उसने एक फाइंड आउट क्या कंक्लूजन लिख रहा हूँ ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किस किस चीज पर डिपेंड किया? एक तो जो एटम यूज कर रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। कैसे? डायरेक्टली अगर बड़ा ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम यूज करेंगे तो सेम लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए डिविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर कम एटॉमिक नंबर वाला Sir, कर what रहे हैं तो is- डिविएशन कम होगा। हाँ क्या हुआ? सॉरी बोलो। Sir, what is small cell? क्या क्या? Sir, what is small cell? Small z is atomic number of alpha particle or number of protons in alpha particles. Z जो होता है small z and capital Z. Small z is number of inversely proportional to 1 by V. 1 by V. That is distance of separation between central line and line of projection. अब small z indicates number of photons in alpha particle. Capital Z indicates number of photons in metal nuclei. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को कि नहीं आ रही है? Yes, सर आप जरा स्क्रॉल नीचे कर सकते हो? क्या क्या? सॉरी, सर आप थोड़ा, हाँ सर प्लीज। अभी दिख रहा है सारी चीजें एक साथ? Noted. Yes, sir. Good. Okay. The last one is he also calculated or
fraction of, he was also able to calculate a relationship for fraction of alpha particles being deflected by an angle theta. ठीक है, मतलब ये कि अगर यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके वजह से ये जो स्क्रीन पर, ठीक है, काफी सारे इधर हो जा रहे थे बट कुछ इधर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो कितना फ्रैक्शन किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसके लिए इसने ये रिलेशन डेवलप किया था। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो शीट ऑफ मेटल था, इससे क्रॉस होकर के जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, उसमें से कितना पार्टिकल कितने एंगल से, या कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका आइडिया हमको ये वाले इक्वेशन से ही वाज प्रोवाइड। So, and the equation looks something like this. F theta was equal to 2 pi E into rho small z into capital Z E square divided by 2 mv square multiplied by sine theta divided by sine to the power 4 theta by 2. ठीक है, sin theta by sine to the power 4 theta. So किसी भी एंगल थीटा से कितना, थीटा पर कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, that can be given by this equation. इसमें टर्म्स क्या क्या है, वो z पता है हम लोग को क्या है, स्मॉल z एंड कैपिटल Z। हाँ, पिछले वाले इक्वेशन में एक चीज और रह गया था, ये mv स्क्वायर जो टर्म है ना, this mv स्क्वायर टर्म, this is actually an indicator of kinetic energy being possessed by the alpha particle. ठीक है, initial kinetic energy possessed by the alpha particle. तो ये चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पर सिर्फ mv स्क्वायर represents twice of kinetic energy initial possessed by alpha particle. ठीक है, at time of projection, at time of projection. Clear?
इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पर जो टर्म्स आपको बचे जानने के लिए, ये टर्म्स तो सारे आपको पता है। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज क्लियर। ओनली दीज टू टर्म्स आर रिमेनिंग। ये दो टर्म्स जो हैं, टर्म T इंडिकेट्स थिकनेस ऑफ मेटल C, थिकनेस ऑफ मेटल C, मेटल कॉइल। ठीक है, ये क्या बोलता है, अगर थिकनेस को आप बढ़ाते हो, थिकनेस को बढ़ाते हो, तो किसी भी एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स का काउंट क्या होगा, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। दैट इज वेरी मच ट्रू। किसी भी एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले हैं, जितना ज्यादा थिकर करेंगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होएगा। दैट इज the chances of a incoming alpha particle to encounter with one or the other nucleus will increase with the number of layers of atoms which are arranged। अगर एक ही लेयर अरेंज्ड होगा, एक ही लेयर ऑफ एटम्स अरेंज्ड होगा, या 100 लेयर ऑफ एटम्स अरेंज्ड रहते हैं सिर्फ, और 1000 लेयर ऑफ एटम्स अरेंज्ड रहते हैं, या 1000 है या 10,000 है, तो 1000 वाले में obviously कम deflection और chances of encountering a nucleus will be lesser compared to when there are 10,000 layers। ठीक है, for an incoming alpha particle to interact with one of the nucleus, the chances are going to increase। और इसमें तो ऐसा है कि एक न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट किया तो it is going to get deflected। ठीक है ना? Are we getting this point? Sir, I have one question, sir. बोलिए ना, बोलिए ना। Sir, but this is what condition, sir? क्या क्या? Sir, this function of theta equals 2 pi t. Sir, this is for which condition? Yeah, sir, same question. कौन सा कंडीशन, मतलब एक ही तो कंडीशन है, अल्फा पार्टिकल को इस कॉइल के ऊपर भेज रहे हैं और Sir, उस पहले एक हाइट से छोड़ रहे हैं उसके लिए। नहीं, वो हाइट से नहीं, सेंट्रल लाइन के ऊपर और सेंट्रल लाइन के नीचे। ठीक है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेंट्रल लाइन से अवे है तो क्या डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर देयर इज नो सेंट्रल लाइन एज सच, यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियस के लाइन ऑफ प्रोजेक्शन से कितना ऊपर या नीचे जा रहा है उसके हिसाब से डिविएशन एंगल देख रहे थे। यहाँ पर इट इज नॉट वन सिंगल न्यूक्लियस जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, इट इज लेयर्स ऑफ न्यूक्लियाइज, थिकनेस ऑफ मेटल, जिसके अगेंस्ट में हम देख रहे हैं कि इस एंगल पर कितना डिविएट होगा। तो यहाँ पर चूंकि मल्टीपल ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियाइज का अरेंजमेंट है, सो देयर इज नो वन सिंगल लाइन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम लोगों ने ये मूवी देखी है क्या बाय एनी चांस? क्या बोलते हैं, बट बाहुबली। हैव यू गाइस सीन मूवी बाहुबली? क्या हुआ? यस सर। अभी देखे हो तो बताओ ना। हाँ सर। देखे हो ना, सारे लोगों ने देखा है? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। नहीं देखा है तुमने? एड वेड देखा No, है sir. उसका? हाँ सर, ऐड देखना। ठीक है, काफी है, एड देखना काफी है। वो चक्रव्यूह वगैरह बनाते हैं लड़ाई जब कर रहे होते हैं, तो दे यूज्ड टू जनरली प्रिपेयर layers of soldiers। ठीक है, इस तरीके से they used to create a layers of soldiers। लेयरिंग क्यों करते थे? so that penetration of enemy can be restricted। एक लेयर को मान लिया डिप्लीट भी कर दिया तो दूसरा लेयर जो है वो इमीडिएटली टेक ओवर कर ले एंड डिप्लीशन मतलब उनके पेनिट्रेशन को रोक दे। या फॉर सम रीजन अगर ये अटैक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ये से इंस्ट्रूमेंट से या वॉर हो रहा है तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो भी यूज कर रहे हो
तो फर्स्ट लेयर मेरा अगर इन्फेक्टेड या किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय होता है, तो द सेकेंड लेयर दे मस्ट नॉट गेट अ फ्री हैंड टू ब्रेक इनटू द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, द कैपिटल सिटी, ठीक है, दैट इज हाउ द वॉरफेयर यूज्ड टू बी इन दोस डेज। नाउ सेम चीज को यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, इट कुड बी पिछला वाला जो सिनारियो था, वी वर जस्ट लुकिंग एट वन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई, इसके रेस्पेक्ट में सेंटर लाइन हम देख रहे थे और इससे किस डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर अरे ऑफ सोल्जर्स खड़े हैं तो यहाँ पर कोई सिंगल सेंट्रल लाइन बनेगा क्या? अगर एक बंदा कोई खड़ा होता तो फिर एक सेंट्रल लाइन बन सकता है, और इससे अगर कितनी दूरी से हम कोई भी चीज जैसे गोला मार रहे हैं, बम मार रहे हैं, इट्स लाइक या तो इसको हिट कर दे तो ये मर जाएगा बंदा, ठीक है, या फिर मान लो इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर भी अगर फूट जाता है बम तो भी इसके मरने के चांसेस रहेंगे, ये मर जाएगा अकेला बंदा रहा तो। अभी अगर ऐसा अरे ऑफ सोल्जर्स खड़े हैं तो आई डोंट नीड टू फोकस एट कि अच्छा इसी सेंट्रल लाइन के अलोंग मारेंगे तो ये मरेंगे लोग। अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी होता है, इस डायरेक्शन में भी चला जाता है, तो मेरा बम का गोला जो है वो बेकार थोड़ी होएगा, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय समबडी, सो देयर इज गोइंग टू बी नो Hello, सेंट्रल लाइन sir. एज सच। हेलो, हाँ बोलो, हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. सो आर वी गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? अभी एसेंस समझ में आया कि इस केस में एक्चुअली देयर इज नो सेंट्रल लाइन एज सच, वहां पे सिंगल न्यूक्लियस था, इसलिए वी वे आर लुकिंग एट या सिंगल न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, देयरफॉर देयर वाज अ सेंट्रल लाइन। यहाँ पर वी आर लुकिंग एट an array of nuclei and not a single array, rather multiple arrays of nuclei or layers of array of nuclei, ठीक है। तो यहाँ पे there is not going to be one particular central line, हर लाइन सेंट्रल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। बस एक ही चीज ध्यान में रखना होता है कि जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं that has to be at 90 डिग्री to the सीट फॉइल जो है मेरा उससे 90 डिग्री पर प्रोजेक्शन होना चाहिए मेरे अल्फा पार्टिकल का। अब ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन करेंगे तो उसका कैलकुलेशन उन्होंने नहीं दिया था। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या आपके लिए बनेंगे, आपके लिए क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में बनेंगे दैट वोंट बी, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें हार्डली कुछ बनने वाला है न्यूमेरिकल। इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, ये रिलेशनशिप जो है ना, जैसे टी के साथ वेरिएशन एफ थीटा का क्या है, थिकनेस बढ़ाते हैं अगर मेटल सेट का तो किसी भी एंगल पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो कलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर ZNS को हिट करेगा या फ्लोरेसेंट जो क्रिएट होएगा उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, तो अगर थिकनेस को बढ़ाएंगे तो किसी भी एंगल पे इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, राइट। यानी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल गेटिंग डिविएटेड एट दैट एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज इफ थिकनेस इज गोइंग टू इंक्रीज। डेंसिटी मतलब यहाँ पर अगर डेंसर मटेरियल कोई पुट करते हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन metal foil per unit volume, ठीक है। This is also proportional to density of metal.
हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। और अब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली चीज आपको थिकनेस वेरिएशन के साथ किसी भी एंगल पे कलेक्टेड पार्टिकल्स का काउंट कैसे वेरी करेगा, ये हो सकता है डेंसिटी के साथ। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बीइंग प्रोजेक्टेड, इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हाउ द फ्रैक्शन इज गोइंग टू चेंज, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? काइनेटिक एनर्जी को अगर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो फ्रैक्शन ऑफ particles being deflected by a particular angle is going to नहीं सर, decrease. डिक्रीज होगा। ठीक है। Atomic number of particles which are being used, atomic number of the particles which are being, or metal which is being used in this sheet, वो अगर increase करेगा तो fraction increase होगा या decrease होगा? Fraction is going to Z को अगर कैपिटल Z को इंक्रीज करेंगे तो F इज गोइंग टू इंक्रीज, कैपिटल Z को डिक्रीज करेंगे तो F इज गोइंग टू डिक्रीज, फ्रैक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना Z के साथ। थीटा को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर। सर थीटा साइन को थीटा को अगर इंक्रीज इंक्रीज करेंगे करते हैं, तो क्या सॉरी? फंक्शन ऑफ थीटा इंक्रीज होगा। सर साइन थीटा अगर इंक्रीज होगा तो एफ थीटा भी सर इंक्रीज होगा। अरे अब थीटा एक है और यहाँ पर थीटा बाई 2 का पावर 4 है, इसका हाँ क्या सर, करोगे? सर फिर डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? सर एफ ऑफ थीटा। थीटा को अगर इंक्रीज करोगे तो एफ थीटा डिक्रीज होगा, और थीटा को अगर डिक्रीज करेंगे तो एफ थीटा इंक्रीज होगा। दैट इज कॉमन सेंस। और वही तो यहाँ पर भी आया था ना, कम एंगल से डिविएट करने वाले पार्टिकल्स, बाकी सारी चीजें सेम है, तो कम एंगल से डिविएट करने वाले पार्टिकल्स का फ्रैक्शन ज्यादा था, ज्यादा एंगल से डिविएट करने वाले पार्टिकल्स का फ्रैक्शन कम था। Am I making sense? So F is directly F theta is directly proportional, और F theta represent क्या करता है? हाँ, यहाँ पे फ्रैक्शन जो है this is representing, this is nothing but F theta. ये जो है this is F theta. So F theta is going to be directly proportional to T, directly proportional to rho, directly proportional to Z, inversely proportional to kinetic energy or velocity of alpha particle, and inversely proportional to theta. Clear है? Is this thing clear? इसी तरीके से पिछले वाले में अगर हम लिखने की कोशिश करें, अच्छा लिख तो दिया है ZB, एंड हाँ एक चीज रह गया है, ये MB स्क्वायर वाला, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे एक सेकंड ओहो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और 1/v, इनवर्सली का के लिए 1/v लिखते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। एंड यहाँ पे 1/थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F theta is going to be inversely proportional to theta, ये इस तरीके से डिनोट करेंगे। Is this okay? This represents inverse proportionality. वो गलती से लिख दिया था मैंने, inverse proportionality वो गलती से लिख दिया था मैंने। और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ही बोल सकते हैं और 1/v भी बोल सकते हैं।
Is this okay? हेलो हाँ बोलिए ना हाँ